चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको कराया जा रहा है। पर डे आपको यहाँ पर क्लासेस मिल रही हैं। कल भी आपके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराया था और आज भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कराया जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग तैयार हो जाइए क्लास के लिए। और ये क्लास थोड़ी सी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक आपकी जा सकती है। मैंने जो कल की बात करें तो कल मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे आपको, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसका ही सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसी से आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं। और ये आप मान लीजिए कि 90% आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का 90% आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं सीटेट के। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सुपर टेट वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मैं आपका समय तो बर्बाद नहीं करूंगा। आपकी आज की क्लास स्टार्ट होती है पहले प्रश्न से। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस का बेनिफिट लीजिए। बाकी तो आप लोग समझदार ही, मेरे को बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह वो आपकी इच्छा है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्लास का फायदा लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कल इस पेपर के जो पेपर है सीडीपी पढ़ा रहे थे हम इसमें, तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस थे इस पेपर के अंतर्गत। ये तो मेरा खुद का ही पेपर था, तो इसमें 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चंस में से मैंने 15 क्वेश्चन आपको कल करा दिए थे और बचे हुए 15 क्वेश्चंस में आज आपको करा रहा हूं। तो 15-15 से ही करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के 2023 के पेपर हैं, 2022 में जो पेपर हुए हैं, 2023 में जो पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे पेपर आपके निपट जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्यालय में समावेशी शिक्षा, देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत क्या होता है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए। समावेशी जब भी शब्द आ जाए, आपका एक क्वेश्चन पक्का है, हर बार सीटेट की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है। बात करें समावेशी शब्द की, इस समावेशी शब्द को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। समावेशी शब्द को इंग्लिश में हम बोल देते हैं इंक्लूसिव। क्या बोल देते हैं? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करेगा, इंक्लूसिव स्कूल की बात करेगा। ऐसे स्कूल जो इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, आज की डेट में तो सारे के सारे विद्यालय ही क्या है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इनमें कभी भी आप क्या नहीं करोगे, हाँ, बहिष्कार नहीं कर सकते, किसी चीज को अलग नहीं कर सकते, बच्चों की रैंकिंग नहीं कर सकते, तुम इस जाति से आते हो, तुम इस जाति से आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज का इसमें लैंग्वेज इसमें हिंडर यानी कि बाधा नहीं डालती है। जैसे एक विद्यालय है, मान लीजिए ये कोई विद्यालय है और ये मान लीजिए विद्यालय है पंजाब में। क्लियर है? कहाँ पर है? पंजाब में ये विद्यालय है। और इस विद्यालय के अंदर अगर हिंदी का बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, अगर तमिल लैंग्वेज वाला भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते। शिक्षक को उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो हम तमिल भाषा को भी उतना ही तवज्जो देंगे। हालांकि हमसे नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो कभी भी भेदभाव की भावना उत्पन्न शिक्षक की बच्चों के प्रति नहीं होगी। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय में समावेशी शिक्षा, तो को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ये तो बात अच्छी है, यही तो मैं बोल रहा था कि भेदभावकारी जो भेदभाव है और जो बहिष्कार है, बच्चों का बहिष्कार कर देते हैं या भेदभाव कर देते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा कर देते हैं, सेग्रीगेशन जो करते हैं, उससे आपको बचना होगा। तो इंक्लूसिव क्लासरूम इस बात को तो कहता ही है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको कम करना चाहिए, इसको दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। काफी अच्छी बात है ये तो। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वैसे ऑप्शन तो आपका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बोल रहा है, चलिए ये क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन वो बोल रहा है को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों को समूह की पहचान करनी चाहिए, उसका वर्गीकरण। कभी भी आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, वर्गीकरण बच्चों का कभी भी नहीं किया जा सकता है। और जब भी वर्गीकरण की ये बात करेगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। सीटेट इसको
ये मान लीजिए सीटेट के लिए एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। वर्गीकरण जब भी बात आ जाए, क्लासिफिकेशन की बात आ जाए, लेवलिंग की बात आ जाए, रैंकिंग की बात आ जाए, सीक्वेंस में लगाने की बात आ जाए, प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए, तब क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं? आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाए तो ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं। तो आप इनको तो कभी भी आंसर में रखना ही नहीं चाहोगे। और इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए अंदर तो इन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है को केवल। देखिए केवल वर्ड तो आपके ऑप्शंस को वैसे ही निपटा देगा। केवल तो वैसे ही गलत कर देता है। को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। मतलब जो सामान्य नहीं है, समावेशी शिक्षा सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सामान्य नहीं है। यानी कि ये इसका मतलब बोलने का है कि ये अमीरों के लिए है। क्या ऐसा संभव है? इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत चाहे अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी एक समान रखे जाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। बाकी तो इस केवल ने ही निपटा दिया था। नेक्स्ट है को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथकीकरण करना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, सेग्रीगेशन आप बच्चों का कभी भी नहीं करेंगे, अलगाव बच्चों का कभी भी नहीं करेंगे। तो पृथकीकरण का मतलब भी क्या हो गया? एक तरीके से अलगाव करना, दूर दूर कर देंगे एक तरीके से बच्चों। ऐसा तो आप कभी करेंगे नहीं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस को करने में टाइमिंग लगती है थोड़ी सी, भाई समझाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता है। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों को रचनात्मक, इस वाले वर्ड को याद रखिएगा, रचनात्मक। रचनात्मक को हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिव बच्चा। ठीक। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। रचनात्मक करना चाहता है शिक्षक, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहता है शिक्षक, क्रिएटिव बनाना चाहता है, इनोवेटिव बनाना चाहता है बच्चों को। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड माने जाते हैं। और ऐसा करना, प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी भी बात ऐसी आती है तो प्रोत्साहित करने की बात होनी चाहिए। अब कैसे प्रोत्साहित करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में बोला है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। अगर आप बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग देना चाहते हो कि ये लॉजिकल रूप से बच्चा सोच सके, इनोवेशंस कर सके, एक्सप्लोरेशन कर सके, अगर ऐसी चीजें अगर आप बच्चे के अंदर चाहते हैं तो आप क्या करोगे? डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए कि कोई ये समस्या है, ये कोई समस्या है, ये कोई समस्या है। अब आप इसको क्या बोलोगे? अगर ये कोई समस्या है तो एक एक टीचर का काम है कि इसको सिर्फ एक से बताए। लेकिन एक अच्छा टीचर क्या बोलेगा? एक अच्छा टीचर बोलेगा कि बेटा अपने अपने तरीके से इसको करने का प्रयास करो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करो। अगर ऐसा होता है तो ऐसी क्लासरूम को, जहां डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस की बात की जाती है, जहां इनोवेशन की बात की जाती है, एक्सप्लोरेशन की बात की जाती है, वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर रचनात्मक क्लासरूम उसे कहा जा सकता है। रचनात्मक रूप से सोचने की बात कही जा सकती है और प्रोत्साहित करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। बाकी के ऑप्शंस को पढ़कर देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है उन्हें उत्तर रटने के लिए। आप कभी भी बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाएंगे। आप बच्चे को कभी भी रट्टू तोता नहीं बना सकते हैं। रटने के लिए नहीं कहेंगे, प्रत्यास्मरण के लिए नहीं कहेंगे, बात तो वही है। ठीक। रिकॉल के लिए नहीं कहेंगे। जब भी आपका वर्ड आ जाए रिकॉल, क्या वर्ड आ जाए? रिकॉल वर्ड आ जाए। यहां भी देख लीजिए, तो जब भी वर्ड आपका रिकॉल का आ जाए तो आप समझ लीजिए मेमोराइजेशन का वर्ड आ जाए, मेमोराइजेशन का वर्ड आ जाए। रटने की जब भी बात आएगी आपका नेगेटिव चला जाएगा और गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन प्रत्यास्मरण। देख लिए वर्ड मिल गया, जैसा हम बोल रहे हैं वही दिख रहा है। प्रत्यास्मरण, रिकॉल, ठीक। मेमोराइज वो भी दिख गया। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। सरकार एक बात बताओ, सिर्फ एक पहलू पर ही क्यों? अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ एक पहलू पर क्यों? बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो हम क्यों ना इसकी जगह पर अगर बहुत होता,
बहुत पहलुओं पर, तो ये काफी अच्छा आंसर होता, आंसर बन जाता, लेकिन इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तू ही तो मेरी जान बसी है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? विविधता, डाइवर्सिटी। टू कैटर टू डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम द टीचर शुड फोकस ऑन। चलिए भाई बताइए। ऑप्शन है पृथक्करण, नामीकरण, नकारात्मक भेदभाव, समता। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सेग्रीगेशन, लेबलिंग, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी। अब तो आपका आंसर आ गया होगा। सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे चुके होंगे अब तो। बताइए क्या होगा। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? मैंने देखिए, विविधता को पोषित करने के लिए काफी पॉजिटिव वर्ड है। विविधता को और डाइवर्सिटी को अगर पोषित करना चाहते हो, यानी कि किसी क्लासरूम के अंतर्गत आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बच्चे हो सकते हैं, मिडिल क्लास के, गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हो सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे टाइप के बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उनमें आप क्या करोगे, ऐसा क्या करना चाहोगे आप? तो देखिए, सेग्रीगेशन मैंने वर्ड बोल दिया, नेगेटिव होता है। कभी भी आप अलगाव की भावना कभी भी बच्चों के अंदर पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी अलगाव की बात आती है तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो सकती है। ठीक, आप नामीकरण कभी भी नहीं करेंगे, लेवलिंग तो आप कभी करेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था। उसके बाद आप नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नकारात्मक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भी आप कभी भी नहीं करेंगे। तो आप लेबलिंग नहीं कर सकते, सेग्रीगेशन नहीं कर सकते और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बच्चों के अंतर्गत ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, गलत माने जाते हैं। एक तरीके से ये सारे के सारे आपके आंसर को भी गलत करते हैं। आप रैंकिंग की जब भी बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इक्विटी, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है। समता, सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखेंगे, सभी बच्चों के लिए एक समान होमवर्क देंगे, सभी बच्चों के लिए एक समान रूप से क्लासरूम को चलाएंगे, एक समान रूप से उनके लिए प्रोजेक्ट वर्क देंगे। ये क्या है, इक्विटी के अंतर्गत आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 ही आपका इस वजह से आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तू जान मेरी। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे लड्डू गोपालो, लगाइए। वंचित पृष्ठभूमि, अभी मैं बोल रहा था, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकता। शिक्षक बच्चों के लिए एक सुविधादाता का कार्य कर सकता है, कभी भी हतोत्साहित करने का कार्य नहीं करेगा। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं एक एक करके। सभी बच्चों को अपने अनुभवों को शिक्षक में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। केवल जब भी आ जाए गलत, केवल जब भी आ जाए गलत, अपने अनुभव साझा करने चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक का काम यही होता है। एक विविधता वाली कक्षा में वंचित पृष्ठभूमि वाले छात्र अगर किसी क्लासरूम में है, अगर डाइवर्सिटी है क्लासरूम के अंतर्गत, तो आप क्या करोगे, अपने अनुभवों को साझा करोगे और बच्चों को क्या करोगे, प्रोत्साहित करने का आप काम करोगे, कभी भी हतोत्साहित नहीं करोगे। केवल वाले तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए, केवल प्रभावशाली बच्चों हाँ, समूह के बच्चों को ही क्यों, केवल वंचित समूह के बच्चों को ही क्यों, बच्चे बराबर होते हैं अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर 4 का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में तो आप लोग एक बार देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आपको डबल इंग्लिश में नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अब आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड रीजन, अभिकथन और तर्क के बारे में।
क्वेश्चन क्या है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई गुणज वैकल्य व्यक्ति छात्र है, गुणज वैकल्य गुणज वैकल्य वाला अगर कोई छात्र है, आप इसको बोल सकते हैं, इसको वैसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलको, भाई हिंदी को देख लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं, बाकी आप लोग समझदार है, पढ़ लीजिएगा। डिसकैलकुलिया एक ऐसा बच्चा जो गणना नहीं कर सकता, एक ऐसा बच्चा जो गणना करने में असमर्थ है, गुणे भाग वगैरह करने में असमर्थ है, ऐसे बच्चे को हम डिसकैलकुलिया की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? डिसकैलकुलिया की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अब इस प्रकार के बच्चे को आप क्या करवाओगे? अब तर्क में दे रखा है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराता है। आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को, यानी कि भाई साहब इसकी मोटर एक्टिविटीज की बात की जा रही है, मोटर एक्टिविटीज की बात की जा रही है। एक बात बताओ, मोटर एक्टिविटी गत्यात्मक या फिर डायनामिक भी बोल सकते हो, डायनामिक, ठीक, तो डायनामिक बोल सकते हो, मोटर एक्टिविटीज बोल सकते हो। तो डिसकैलकुलिया, किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है, वो गुणे नहीं कर सकता, भाग नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, आप उसको मोटर एक्टिविटी, तू दौड़ बेटा दौड़। एक ऐसा बच्चा जो गुणे भाग नहीं कर सकता, आप उसको सॉल्यूशन के रूप में दे रहे हैं, बेटा सॉल्यूशन ये है कि तुम दौड़ो भागो, बस आपका काम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या दौड़ने से, भागने से, मसल्स बनाने से क्या वो डिसकैलकुलिया उसका चला जाएगा? नहीं जा सकता। तो क्या इसका कोई इससे रिलेशन है? आप कहोगे सर कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। कोई रिलेशन बन रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब एक बात बताइए, क्या ये स्टेटमेंट खुद अपने आप में सही है? उसने बोला गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थी को उपयुक्त सामग्री जैसे हस्तकौशल युक्त वस्तुएं, गणक और गणित के ऐप उपलब्ध कराना चाहिए। अब अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, यहां लिख देते हैं नो रिलेशन। दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, जब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अब अलग अलग देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, डिसकैलकुलिया। अगर किसी को डिसकैलकुलिया जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, गुणा नहीं कर सकता, भाग नहीं कर सकता, भिन्न के सवाल नहीं कर सकता, परसेंटेज के छोटे छोटे सवाल भी नहीं कर सकता, तो आप उसको क्या बोलोगे? हस्तकौशल युक्त वस्तुएं। हस्तकौशल युक्त जो वस्तुएं होती हैं उनको आप देने का प्रयास करोगे। 10 ग्राम वगैरह, मैं जब मैथ्स पेडागोगी बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। स्थानीय मान निकालने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जैसे 10 ग्राम वगैरह हैं, तो उनको दोगे। गणक यंत्र दोगे जिससे वो गणक, ऐसे इंस्ट्रूमेंट दोगे जिससे वो गणना कर सके। गणित के ऐप बताओगे जिससे वो गणना कर सके, और क्विज के थ्रू वो ऐप पे खेल सके ताकि वो सीख सके। तो उसकी डिसकैलकुलिया की कंडीशन चली जाएगी कि नहीं? बोलोगे आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही तो बोलोगे ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी को गत्यात्मक क्रियाओं को, स्वलीनता है किसी व्यक्ति को तो उसको गत्यात्मक कौशलता, गत्यात्मक क्रिया कराएंगे तो वो भी उसकी चली जाएगी। तो ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन आपस में किसी दोनों का एक दूसरे से लिंक है? तो आप बोलोगे कोई लिंक नहीं है। तो देखिए, ए और आर, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। काफी अच्छे से समझ लिया होगा, मैंने डीपली समझाने की कोशिश की है, बाकी आप लोग जाने, आपका काम जाने। पॉज करके देख लीजिएगा भाई, रिपीट करके। समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया
प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाई, किसके द्वारा बाधित होती है? तो इसमें दे रखा है अनुरूपित सोच, स्वानुभाविकता, साधन लक्ष्य विश्लेषण या प्रकार्यात्मक स्थिरता। इंग्लिश में अगर देखें तो एनालॉजिक हिंडर्ड यानी कि बाधा किससे? एनालॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजिंग यानी कि व्यक्ति तर्कपूर्ण रूप से सोच रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति तर्क कर पा रहा है, तर्कपूर्ण रूप से सोच पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंडर थोड़ी होगी, बाधा थोड़ी बनेगी। तर्क तर्क देना बाधा थोड़ी बनेगा। तो ये तो बात बिल्कुल क्या है, सही बात है, लेकिन ये गलत है क्योंकि उसने बाधा पूछी है। दूसरा है ह्यूरिस्टिक, क्या है? ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक भी आपका बाधा नहीं बनेगा, एक तरीके से एक्सप्लोरेशन ही हो जाएगा ये, ठीक। मींस एंड एनालिसिस और फंक्शनल फिक्स्डनेस, थोड़ा सा समझिएगा, ढंग से समझिएगा। मींस एंड एनालिसिस ये भी आपका नहीं होगा, लेकिन फंक्शनल फिक्स्डनेस यहाँ फिक्स्ड हो गया, यहाँ फिक्स्ड हो गया, जो कि बाधा बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कभी भी कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं हो सकती, प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं हो सकती, साधन लक्ष्य विश्लेषण के हो सकते हैं। तो जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंग्लिश में आप एक बार पढ़ लीजिए भाई। आ गया? क्लियर। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें टाइम नहीं है भाई अब। चलिए, स्टेटमेंट है फिर से वही क्वेश्चन। जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं या करने हैं। बात बिल्कुल सही है सरकार, इसमें कोई भी गलती नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। देखिए, ऐसे शिक्षक है जो मानते हैं क्षमता निश्चित नहीं है। बहुत से टीचर होते हैं जो उनको लगता है निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी स्टूडेंट की क्षमता कुछ है, किसी स्टूडेंट की क्षमता कुछ है, और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि क्षमताओं को प्रयास करके बदला जा सकता है। छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन सुधार करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की बात यहाँ पर किया, तो काफी अच्छी बात की है। तर्क क्या है? रीजन। प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक छात्रों की क्षमताओं के बारे में करते हैं। एक बात बताओ, ऊपर क्षमताओं के बारे में बात की गई थी, नीचे भी क्षमताओं के बारे में बात की गई है, यानी कि रिलेशन तो है। पहली बात ये बनी कि रिलेशन तो है। दूसरी बात, अगर प्रयास करेगा बच्चा तो उसकी क्षमताओं को बदला जा सकता है। अभिप्रेरणा भी क्या करती है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी आपका क्या करेगा? एक तरीके से आपको प्रयास करने के लिए एक बल देगा, यही तो कार्य करेगा। तो ए और आर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। आर ए की सही व्याख्या करता है और ए भी सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए भाई। क्लियर? आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट की संख्या भी कम नहीं है। सॉरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के एक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? इस वाले वर्ड को याद रखिएगा भाई, नहीं करता। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। चलिए, ऑप्शन है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये तो सही बात है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी सही बात है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं, ये भी अच्छी बात है। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ये गलत बात है। देखिए, ऐसा पहले होता था। अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें, तो इससे पहले जो भी परीक्षाएं हमारे देश में होती थी, तो वो क्या होती थी? ज्यादातर परीक्षाएं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स बोल रहा हूं मैं, सभी एग्जाम्स की नहीं बोल रहा, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता था? साल के एंड में आपकी परीक्षाएं होती थी, जैसे 10th का पेपर है, 12th का पेपर है, बीए बीएससी ग्रेजुएशन के जो कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्स है, तो लगभग सभी में क्या होता था? एंड में एग्जामिनेशन होती थी। इससे क्या है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती थी जो कि
बच्चे के लिए खतरनाक होती थी, सुसाइड वगैरह आपने सुना होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस वहां पर बनने को देखने को मिलती थी। और साल का पूरा रिजल्ट सिर्फ एक दिन पे डिपेंड कर जाता था, जो कि बिल्कुल सही भी नहीं था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है और एग्जामिनेशन को टर्म बेस्ड कर दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम, सेकेंड टर्म का एग्जाम, थर्ड टर्म का एग्जाम्स और फोर्थ टर्म का, फिफ्थ टर्म का, जैसे जितने जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से उतने टर्म के एग्जाम्स बना दिए। अब इन्होंने टर्म्स के एग्जाम्स बना के बोला कि रिजल्ट अब बनाओ आप लास्ट में। रिजल्ट तो आपका हर साथ साथ बनता जाएगा, लेकिन अगर बच्चा सेकंड टर्म में अच्छा नहीं कर पाया वो थर्ड टर्म में करेगा, फर्स्ट टर्म में नहीं कर पाया वो सेकंड थर्ड टर्म में अच्छा कर लेगा। इससे क्या है, उस पर मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसा करना अगर अंत में हो रहा है तो ये गलत है, और गलत है यही पूछा था, नहीं है तो गलत है तो सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। जो गलत है वही सही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए लगाइए। क्वेश्चन है फिर वही, अविकलन। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह पुनरूपित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया था। काफी दिक्कत वाली बात हो गई भाई, कुछ अच्छा ही बोल दिया इसने तो। देखिए उसने बोला क्या है, अर्थपूर्ण अधिगम। अब आप सोच रहे होंगे सर इसने तो अर्थपूर्ण अधिगम बोला, काफी अच्छा वर्ड बोला है और ये तो सही होगा। ऐसा नहीं है। उसने बोला कि जो उसने ज्ञान, उनसे हम ऐसी अपेक्षा करेंगे जो उन्होंने ज्ञान लिया है ठीक उसी प्रकार से उसे पुनरूपित करें। भाई साहब ये एक रट्टू तोता वाली बात बन गई ना। आप बच्चे को रट्टू तोता यानी कि रोट मेमोराइजेशन की ओर ले जा रहे हो, रोट मेमो की तरफ ले जा रहे हो, रोट मेमोराइजेशन। आप रटने की बात कर रहे हो। मतलब मैंने आपको कोई स्टोरी सुनाई, कल आपसे बोला कि इस स्टोरी को सुनाओ, जैसे जैसे मैंने बोला वही स्टोरी आपने सेम टू सेम वैसे ही बोल दी, तो वो क्या हो गई, आपने चाहे तो रटने की प्रयास की, हालांकि आप वैसे बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन मैंने कोई स्टोरी आपको सुनाई और आपसे बोला कि आप अपनी इच्छा से अपनी तरफ से सुनाओ, इसे कैसे आप सुना सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछेंगे तो अलग अलग तरीके से सभी लोग उसी स्टोरी को बताने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन सेम टू सेम बता रहा है, ठीक उसी तरीके से बता रहा है, बिल्कुल रट्टू तोता बना रहा है, गलत है। तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो ये बोल रहा है ए और आर दोनों सही हैं, भाई तू तो वैसे ही गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, भाई तू भी वैसे ही गलत हो गया। ए सही है, चलिए आगे देख लेते हैं। ए सही है तो ए तो वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोर्थ बचा। देख लीजिए किया क्या मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट से ही आपका आंसर लग गया। नीचे पढ़ लेते हैं। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करना और उसे पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। भाई साहब अधिगम निष्क्रिय रूप से प्राप्त करोगे तो वैसे ही गलत हो गया। तो ए और आर दोनों गलत है, वही सही था। तो एक ही ऑप्शन से आपके लग गए, मजा आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट, बाकी तो कुछ कहना ही क्या आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, चारू किसी विषय में, चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है चारू। इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग लर्नर, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर और फेलियर अवॉइडिंग लर्नर। आंतरिक रूप से प्रेरित, असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी, महारत उन्मुख विद्यार्थी और असफलता परिहार विद्यार्थी। देखिए जब भी बात करें हम मोटिवेशन यानी कि अभिरुचि की बात करें, चलिए अभिरुचि की बात करें, सॉरी मोटिवेशन नहीं बोलेंगे इसको, अभिरुचि की बात, या फिर हम मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन, चलिए मैं मोटिवेशन की बात करता हूं। तो दो टाइप का मोटिवेशन होता है, एक होता है इंटरनली, इंटरनली मोटिवेशन, और एक होता है एक्सटर्नली। ठीक, इंटरनली क्या होता है, इंटरनली मोटिवेशन काफी लंबे समय तक रहता है और ये स्वयं के द्वारा खुद के अंदर ही आता है। एक्सटर्नली मोटिवेशन क्या होता है, ये कुछ समय के लिए आता है, लंबे समय तक नहीं रहता, कुछ समय के लिए रहता है
एक्सटर्नली मोटिवेशन। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर इसकी बात करें तो चारू क्या कर रही है, चारू सिर्फ बचने का प्रयास कर रही है असफलता से। असफलता परिहार विद्यार्थी है, फेलियर अवॉइडिंग लर्नर है, जो कि सिर्फ बचने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है? कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? तो ऑप्शन है आपके, लगाइए कौन सा आंसर होगा इसमें से। पहला ऑप्शन है अर्थहीन अनुवाचन। दूसरा है अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना या अवधारणा मानचित्र बनाना। मीनिंगलेस रिसाइटेशन, एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, सेल्फ क्वेश्चनिंग, मेकिंग कॉन्सेप्ट मैप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? देखिए, अगर बात करें अवधारणा मानचित्र बनाना, कभी भी किसी भी चीज का आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आप उसका अगर मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको एक लंबे समय तक याद रहता है। किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं, चाहे मैथ्स को सीख रहे हैं या किसी भी चीज को सीख रहे हैं, आप चित्र बना बना के, फिगर्स बना बना के उसे सीख रहे हैं तो वो काफी लंबे समय तक आपको याद रहती है। पिक्चर्स वगैरह आपको क्यों याद रहती हैं? क्योंकि आप पिक्चर्स को देख लेते हो सीधे। ऐसे ही किसी भी चीज को आप देख लेते हो। बोला जाता है कि 40% चीजें आपकी सिर्फ देख के ही आपको याद हो जाती हैं। ठीक, देख के और सुन के ही याद हो जाती है। तो 40% चीजें लगभग देख के ही याद हो जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अवधारणा मानचित्र बनाना आपकी लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं, तो ये तो बात सही है। स्वयं से प्रश्न करना, जो व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करता है, सेल्फ क्वेश्चनिंग करता है, उसके लिए भूलना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, को वो भूल ही नहीं सकता किसी भी चीज को। और कार्यनीति अधिगम तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। अपने किसी साथी को समझाना, ये सही है। आप अपनी किसी बात, पीयर ग्रुप के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जैसे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या बीएड बीटीसी का कोर्स कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी भी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा और लंबे समय तक ऐसी चीज़ें याद रहती हैं। क्लियर? अर्थहीन, अर्थपूर्ण होता तो सही हो जाता, लेकिन अर्थहीन है इसी वजह से गलत है, और गलत है इसी वजह से सही है। आपसे क्या पूछा था? गलत ही पूछा था। गलत है इसी वजह से सही है। अर्थहीन नहीं, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, अर्थपूर्ण वाचन होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? मध्य विद्यालय की कक्षा में, मिडिल स्कूल क्लासरूम के अंदर किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, काफी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअलाइजेशन, ड्रिल एंड रोट मेमोराइजेशन, फियर एंड स्ट्रेस। आप मध्य स्कूल की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर देंगे? देखिए, वातावरण से आपको बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि आपका जो विकास होता है, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल क्या होता है? आपका विकास होता है।